Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss Section 47 and Section 47A of Indian Evidence Act 1872, which deals with the concept of opinion as to handwriting. Whenever the court is having any difficulty to trace out whose handwriting is there, under such a circumstances, court can seek the opinion of any expert as to handwriting as per provision of Section 47. And as per provision of Section 47A, opinion relating to any electronic signature can be sought by any court. तो आज के हम लेक्चर में सेक्शन 47 और सेक्शन 47A इंडियन एविडेंस एक्ट का डिस्कस करेंगे, जो रिलेट करता है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से या और कोई दूसरे एक्सपर्ट से. तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Section 47 and 47A of Indian Evidence Act. Section 47 deals with relevancy of opinion as to handwriting. So in Section 45 we have discussed the provision relating to handwriting expert. But now in Section 47 we will discuss relevancy of opinion as to handwriting. This is a particular different matter. This provision recognizes the opinion of non-handwriting expert. So in Section 45 there is a provision of handwriting expert, and in Section 47 there is a provision of non-handwriting expert. यहाँ पर वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि कुछ सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर वो एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग है, वो हैंडराइटिंग को पहचानता है पर्सन की, तो उसका ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 47 में. अभी देखिए, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन, द ओपिनियन ऑफ अ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग of the former person is admissible in evidence. Suppose whenever the dispute relating to handwriting is arise before the court of law, and the question before the court is whose handwriting is there, under such a circumstances, opinion of such person who is acquainted with the handwriting of former person is admissible in evidence. सिंपल चीज है यहां पर कि जब कभी भी कोर्ट को यह पता करना है कि हैंडराइटिंग है किसकी, तो कोर्ट ऐसे पर्सन का ओपिनियन कॉल करेगा जो उस हैंडराइटिंग को पहचानता है. समझ रहे हो? अगर मैं कंटिन्यूअसली किसी पर्सन की हैंडराइटिंग को देखते आ रहा हूं, अगर मेरा कोई टीचर है फॉर एग्जांपल, वो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और डेली मैं उनका लेक्चर अटेंड कर रहा हूं, तो होगा ऐसा कि मैं उनकी हैंडराइटिंग को आसानी से पहचान सकता हूं. तो उस सिचुएशन में मेरा ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 47 में. व्हाई? बिकॉज आई एम एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग, क्योंकि मैं हैंडराइटिंग पहचानता हूं. तो यहां पर नॉन हैंडराइटिंग, आई एम नॉट एन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, बट आई एम एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग, मैं वो हैंडराइटिंग को पहचानता हूं. समझ रहे हो? तो इसलिए मेरा ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 47 में. अ पर्सन कैन बी एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ एनी पर्सन इन द फॉलोइंग केसेस. अ पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग, पर्सन हैंडराइटिंग को पहचानेगा कैसे? तो फर्स्ट, व्हेन ही हैज सीन द पर्सन हुज हैंडराइटिंग इज इन क्वेश्चन राइट. कब एक्वेंटेड रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरे हैंडराइटिंग से आप एक्वेंटेड कब होंगे? अगर आपने मुझे लिखता हुआ देखे और वही डॉक्यूमेंट आपके सामने आ गया. मैं कोई डॉक्यूमेंट पे लिख रहा हूं और वही डॉक्यूमेंट अगर आपके सामने आ गया, तो आप यू आर एक्वेंटेड विथ माई हैंडराइटिंग, क्योंकि आपने मुझे लिखता हुआ देखा हुआ है, तो आप आसानी से पहचान सकते हो हाँ कि ये वसीम सर की हैंडराइटिंग है. समझ रहे हो? तो दैट इज द फर्स्ट केस. सेकंड वन इज व्हेन इन आंसर टू द डॉक्यूमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ, the person acquainted or under his authority and address to the said person, he has received any document purporting to be written by the said person. अब होगा ऐसा कि सपोज मैंने आपको एक लेटर लिखा और उसके रिस्पांस में आपने मुझे लेटर लिखा, एंड दैट इज अ चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस. यहां पर मैं लिख रहा हूं आपको लेटर, आप मुझे लिख रहे हो, तो आई एम एक्वेंटेड विथ योर हैंडराइटिंग एंड यू आर एक्वेंटेड विथ माई हैंडराइटिंग, बिकॉज देयर इज अ यूजुअल ट्रांजेक्शन. कि यूजुअल हमेशा का एक ट्रांजेक्शन है, लेटर का एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वी आर बोथ एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ ईच अदर. अब थर्ड सिचुएशन ऐसी है कि व्हेन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट प्रोपोर्टिंग टू बी रिटन बाय द सेड पर्सन हैव बीन हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम पर्सन एक्वेंटेड. अब होगा ऐसा कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अब फॉर एग्जांपल मैं एक होलसेलर हूं, आप एक रिटेलर हो, हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन है, कोर्स ऑफ बिजनेस चलता है, तो हम दोनों के बीच में जो भी एक फॉर एग्जांपल मैं चेक लिख कर देता हूं या आप चेक मुझे लिख कर देते हो, व्हाटएवर इट मे बी,
तो क्या होगा कि ये जो बिजनेस है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक दूसरे की हैंडराइटिंग में हो रहा है, तो यहां पर भी एक दूसरे से एक्वेंटेड है, और अंडर सच सर्कमस्टांसेस द ओपिनियन ऑफ एज टू हैंडराइटिंग बिकम्स एडमिसिबल। अब देखिए कि दैट इज एग्जांपल, द क्वेश्चन इज वेदर अ लेटर इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ पॉल अ मर्चेंट इन लंदन। अब यहां पर क्वेश्चन है कि जो पॉल जो मर्चेंट है, जो बिजनेसमैन है लंदन में, वो जो लेटर है कोर्ट के सामने वो उसके पॉल के हैंडराइटिंग में है या नहीं है, दैट इज अ क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब हुआ ऐसा कि आनंद इज अ मर्चेंट एट कैलकाटा, आनंद कलकत्ता में मर्चेंट है, एंड हैज रिटर्न लेटर्स टू पॉल, और उसने पॉल को लेटर लिखा, एंड इन रिस्पॉन्स ही रिसीव्ड सम लेटर फ्रॉम पॉल, और उसके रिस्पॉन्स में पॉल से उसने कुछ लेटर उसको मिले पॉल के, प्रोपोर्टिंग टू बी रिटर्न बाय पॉल। समझ रहे हो, कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि जो कोर्ट के सामने जो लेटर है वो पॉल की हैंडराइटिंग में है या नहीं है, जो लंदन का मर्चेंट है। अब एक फैक्ट दूसरा ऐसा है कि आनंद ने पॉल को लेटर लिखा था और उसके बदले में उसके रिस्पांस में पॉल का लेटर उसको मिला, और यह माना गया कि वो पॉल की ही हैंडराइटिंग में है। समझ रहे हो, होगा ऐसा कि नरेश इज द क्लर्क ऑफ आनंद, और जो नरेश आनंद का क्लर्क है, His duty is to examine and keep all correspondence in file on behalf of आनंद। तो नरेश का काम क्या है कि जो भी आनंद को लेटर आएंगे वो देखेगा और उस हिसाब से वो लेटर को बायफर्गेट करेगा। फॉर एग्जांपल कि नरेश का फाइल मेंटेन करने का काम है, क्लर्क है वो, तो वो फाइल मेंटेन करेगा, पॉल की एक अलग फाइल है, दूसरे पर्सन की एक अलग फाइल है, तीसरे पर्सन की एक अलग फाइल है, तो जैसा देखेगा वो हाँ ये लेटर पॉल का है वो पॉल के फाइल में लगाएगा, ये लेटर समथिंग एल्स का है उसमें लगाएगा, ये नरेश की ड्यूटी है। समझ रहे हो, तो अब यहां पर ऐसा होगा कि नरेश भी एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ पॉल, कि नरेश भी पॉल की हैंडराइटिंग को पहचानता है क्योंकि उसको लेटर देख के मालूम होता है हाँ ये पॉल है, पॉल की फाइल में लगाएगा, एंड आनंद भी हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड है। ओपिनियन ऑफ आनंद और नरेश ऑन द क्वेश्चन वेदर द लेटर इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ पॉल आर रिलीवेंट। हियर इट इज इमटेरियल दैट आनंद और नरेश हैज नेवर सीन पॉल राइट। तो यहां पर आनंद का भी और नरेश का भी ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 47 में एज टू हैंडराइटिंग ऑफ पॉल। जो लेटर कोर्ट के सामने है वो पॉल की हैंडराइटिंग में है या नहीं है, इससे रिलेटेड आनंद और नरेश अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लेटर पॉल के रिसीव किए जो कि पॉल के हैंडराइटिंग में थे। दे आर एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ पॉल, दैट्स व्हाई द ओपिनियन ऑफ आनंद एंड नरेश बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 47। दोनों का ओपिनियन रिलीवेंट हो जाएगा। शंकरप्पा versus Shushila Bai, that is a case relating to section 47. It was held that the wife can be regarded as the person acquainted with the handwriting of her husband. कि यहाँ पर क्या रिगार्ड किया कि वाइफ को अपने हस्बैंड की हैंडराइटिंग को वो पहचानती है, शी इज एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग ऑफ हस्बैंड, ऐसा रिगार्ड किया गया। वेयर द लेटर रिटन बाय हर हस्बैंड टू अनदर वुमन एक्नॉलेजिंग मैरिटल रिलेशनशिप विथ हर इज इन क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या था कि जो हस्बैंड ने लेटर लिखा था दूसरे वुमन को कि एक्नॉलेजिंग मैरिटल रिलेशनशिप विथ हर इज इन क्वेश्चन, कि उसके साथ फॉर एग्जांपल कि ऐसा लेटर हस्बैंड ने लिखा दूसरे वुमन को जिसमें उसने एडमिट किया कि उसके मैरिटल रिलेशन है उस पर्टिकुलर वुमन के साथ, वो लेटर क्वेश्चन में था। तो वो लेटर से रिलेटेड वाइफ का जो ओपिनियन है वो रिलीवेंट हो जाएगा, ऐसा कोर्ट ने कहा, क्योंकि वाइफ is acquainted with the handwriting of husband. P.N. Das versus Central Bank. It was held that where the evidence is given by the witness that the plaintiff had signed a requisition slip for a checkbook in his presence. तो यहाँ पर where the evidence is given by the witness that the plaintiff had signed, plaintiff ने साइन किया है, क्या साइन किया है? A requisition slip for a checkbook in his presence, कि उसने कि मुझे चेकबुक चाहिए और जो रिक्विजिशन स्लिप होती है उस पर साइन करके दिया प्लेंटिफ ने, ऐसा है। It could be sufficient proof of the plaintiff having signed the requisite slip. तो प्लेंटिफ ने साइन किया क्योंकि उस पर्सन के सामने उसने साइन किया था, इसलिए अगर उसका ओपिनियन आता है तो वो ओपिनियन सफिशिएंट होगा, रिलीवेंट होगा, क्योंकि इट कुड बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ प्लेंटिफ हैविंग साइंड द रिक्विजिट स्लिप, और प्लेंटिफ ने ही वो रिक्विजिशन स्लिप पे सिग्नेचर किया, ये प्रूफ करने के लिए ओपिनियन काफी होगा सेक्शन 47 में। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 47 पे। Opinion of non-handwriting expert is mentioned under which section of Indian Evidence Act? 45, 46, 47, 48. Opinion of non-handwriting expert is mentioned under section 47. That is a
correct answer. Another question is that a disputed handwriting can be proved. Disputed handwriting can be proved by calling an expert, by examining a person acquainted with the handwriting of the writer of the question document, by comparison of the two admitted and disputed handwriting, all of the above. कि disputed handwriting को कैसा प्रूव किया जा सकता है? तो अगर हम देखें तो एक्सपर्ट को बुला के भी प्रूव किया जा सकता है, ऐसे पर्सन को जो हैंडराइटिंग को पहचानता है, बी ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है, उसको भी बुला के उसका ओपिनियन से भी प्रूव किया जा सकता है। थर्ड, दो डॉक्यूमेंट जो कि लिखे हुए पर्सन के, एक डिस्प्यूटेड एक एडमिटेड है, दोनों को कंपेयर करके भी किया जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 47A, रिलीवेंसी ऑफ ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका ओपिनियन क्या रिलीवेंट होगा? सो व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन। अब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करने का है वेदर दिस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बिलोंग्स टू दिस पर्सन और नॉट, कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है किसकी। कोर्ट को अपना ओपिनियन फॉर्म करने का है। उस सिचुएशन में क्या करेगा कोर्ट? द ओपिनियन ऑफ अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज रिलीवेंट। तो किसका ओपिनियन रिलीवेंट होगा? The opinion of a certifying authority which has issued a electronic signature certificate। एक अथॉरिटी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करती है, तो कोर्ट उसका ओपिनियन कॉल करेगा। कोर्ट उसका ओपिनियन बोलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जो हमारे सामने डिस्प्यूट है कि किसकी है, तो आप ओपिनियन दो कि टू हुम दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बिलोंग्स, किसको बिलोंग करती है, एंड द ओपिनियन ऑफ दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटी बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 47। देयर इज एन इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन अराइजेस वेदर एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज ऑफ ए। कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ए की है या नहीं है। अब होता ऐसा है, द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ओपाइंस that A is not the person who has applied or approached for getting an electronic signature। तो कोर्ट ने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ओपिनियन कॉल किया और सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने ये अपना ओपिनियन दिया कि ए वो पर्सन नहीं है जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए हमारे सामने अप्लाई किया था। तो दैट ओपिनियन इज फॉर्म बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी। thus A is not the owner of electronic signature in question। इसलिए जब ए ने अप्लाई नहीं किया तो ए वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ओनर हो कैसे सकता है? तो अथॉरिटी ने ये ओपिनियन दिया कि ए ने हमारे सामने अप्लाई नहीं किया था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए, इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ओनर ए नहीं है। इट बिलोंग्स टू समवन एल्स, ये किसी और की है। दैट ओपिनियन बिकम्स द ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी मे बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। यहां पर कोर्ट वो ओपिनियन सर्टिफाइंग अथॉरिटी का एक्सेप्ट करेगा अंडर सेक्शन 47A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ इस पर पूछा गया क्वेश्चन 2020 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, हुज ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अ रिलीवेंट फैक्ट ऑफ अ पर्सन हुज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज क्वेश्चन ऑफ अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। थर्ड, ऑफ एक्सपर्ट, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम देखें तो सेक्शन 47 में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ द ओपिनियन ऑफ अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज रेलिवेंट। दैट्स व्हाई ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स रिलीवेंट द ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब देखो सेक्शन 45A, सेक्शन 47A, सेक्शन 53A, सेक्शन 73A। सेक्शन 47A इज अ करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्या कह रहा है कि कौन सा ओपिनियन एज टू सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिलीवेंट है? सेक्शन 47A इज अ राइट आंसर। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में, वेयर द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, द ओपिनियन ऑफ अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज फैक्ट इन इशू, रिलीवेंट फैक्ट, प्रूव्ड फैक्ट, नन ऑफ द अबव। तो कैसा है कि फैक्ट इन इशू तो नहीं हो सकता, प्रूव्ड फैक्ट भी नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? रिलीवेंट फैक्ट इज अ करेक्ट आंसर। So these are the provision which we have discussed in today's lecture. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.